हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार और इससे पहले हमने देखा कि मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि के बारे में जाना कि मौलिक अधिकार हमें कैसे और कितनी मशक्कत के बाद प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद अब हम मौलिक अधिकार में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार जो हैं वो हमें संविधान में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक उसका प्रावधान है और कुल टोटल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे पास मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं वो 14 से प्रारंभ होते हैं। उसके पहले 2 आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। कई लोग इसे नहीं भी पढ़ाते हैं, समझाते नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप मौलिक अधिकार अच्छे से समझना चाहते हैं। क्यों ज़रूरी है मैं यही भी बताता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि मौलिक अधिकार की परिभाषा संविधान में कहीं नहीं है। आर्टिकल 12 में परिभाषा जरूर है, तो देखते हैं आर्टिकल 12 और 13 को हम समझते हैं। तो आर्टिकल 12 में इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मैंने लिखा इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य कौन कहलाएगा, राज्य के अंतर्गत क्या आएगा। मैंने पहले भी जब कुछ वीडियो डाले उसमें मैंने बताया था राज्य को आप संविधान की भाषा में अभी देश समझें। क्या समझे? देश समझे। क्यों कहा था? क्योंकि संविधान में उसकी क्या परिभाषा दी गई अभी समझते हैं। इसमें 3 पॉइंट हैं, मैंने आसान करने के लिए पॉइंट हैं उसमें एक लाइन में लिखे हुए हैं। मैंने अलग अलग भागों में बांट दिया है जिससे आप आसान भाषा में समझ सको। सबसे पहले राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा देखिए, भारत की सरकार और संसद। भारत की सरकार जो सरकार है, गवर्नमेंट है, और उसकी संसद वह राज्य के अंतर्गत आती है। दूसरा, राज्यों में से प्रत्येक राज्य, मतलब जितने राज्य हैं भारत में उसमें से प्रत्येक राज्य की सरकार और उसका विधानमंडल। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आती है। हमारे यहाँ कई जगह 1 सदन ही है, लेकिन कई जगह 2 सदन है। जहाँ 2 सदन होते हैं उसे विधानमंडल कहते हैं, बाकी विधानसभा। तो सरकार और विधानमंडल, राज्यों की राज्य सरकार और विधानमंडल राज्य के अंतर्गत आती है। तीसरा, भारत सरकार के राज्य क्षेत्र के अंदर, मतलब भारत का जो राज्य क्षेत्र उसके अंदर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जो भी अन्य स्थानीय और प्राधिकारी है वह भी इसके अंतर्गत आएगा। अब ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत क्या आ जाता है, जैसे नगर पालिकाएं या नगर निगम, नगर परिषद और पंचायतें। साथ ही कुछ ऑटोनोमस, साथ में क्या होती हैं, स्वशासी संस्थाएं होती हैं वो, तो ये सब उसके अंतर्गत आती हैं। स्थानीय शासन वाली वही भी आती। प्राधिकरण का अर्थ होता है कुछ स्वशासी संस्थाएं, जैसे भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, विमानन प्राधिकरण कहते हैं। वो सारी चीज किसके अंतर्गत आ जाएंगी, राज्य के अंतर्गत। अब इसे देश क्यों कहा मैंने, ये समझिए। देखिए, देश में कोई भी जो कार्य करता है शासन व्यवस्था से रिलेटेड कौन करेगा, या तो भारत सरकार करेगी या संसद करेगी, या राज्य सरकार करेगी, या उसके विधानमंडल के द्वारा कोई की बनाया गया हुआ, या उसके अधीन जो अपने ग्राम पंचायत, नगर पंचायत हैं, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो भी एक शासन होता है वो करेंगी, या कुछ ऑटोनोमस वादी होती हैं वो भी नियम कानून बनाती। अर्थात देश लेवल का या राज्य लेवल का या क्षेत्र लेवल का कोई भी कार्य होता है तो करता कौन है, यही सब मिलकर। बाकी और जनता तो ऐसा है नहीं कि जनता भी कुछ करती है, जनता अपने हिसाब से काम करती है, पर्सनल व्यक्तिगत कार्य करती है, सामाजिक कार्य करती है। क्लियर है। तो इसलिए ये इनके द्वारा किया गया कार्य ही देश के द्वारा कार्य किया जाता है। तो संविधान की भाषा में देश को राज्य कहा जाता है। राज्य ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा, तो उसे आप राज्य को स्टेट मत समझिए, प्रदेश मत समझिए, उसके लिए अलग व्याख्या होती है। जब प्रदेश की बात होती है उसे प्रदेश कहते हैं। ठीक है। तो राज्य का अर्थ देश होता है, जो आर्टिकल नंबर 12 में कहा गया। क्वेश्चन बने, क्या मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों की परिभाषा संविधान में दी गई है? तो आंसर है नहीं। आर्टिकल 12 में किसकी परिभाषा दी गई? राज्य की परिभाषा दी गई। जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको राज्य शब्द की परिभाषा लिखने भी आई है पिछले एग्जामों में। क्लियर है। फिर अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्टों का और जो न्यायालय में
केस लगते हो उनका एक बहुत बड़ा आधार बनाते हैं। आर्टिकल नंबर 13, इसमें आच्छादन का सिद्धांत निहित है। इस आर्टिकल में आच्छादन का सिद्धांत निहित है। क्या है इसमें देखिए, क्या कहता है आर्टिकल नंबर 13? आर्टिकल नंबर 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का उल्लेख आर्टिकल नंबर 13 में है। अर्थात जो मूल अधिकारों से असंगत होंगी, अर्थात जो मूल अधिकार जो दिए गए हैं उनसे मेल नहीं खाती होंगी, ऐसी विधियों का अल्पीकरण कर दिया जाएगा। मतलब उन विधियों को उतना कम कर दिया जाएगा जितना वह मूल अधिकारों के असंगत होगी। क्लियर है? तो इसको समझने के लिए मैं इतना इरेज करे दे रहा हूं यहाँ वाला, फिर आपको समझाता हूं। क्लियर है? ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, 3 विधियों की यहाँ उल्लेख है, 1, 2 और 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए। नंबर 1, इस संविधान के प्रारंभ होने पर, संविधान प्रारंभ कब हुआ? 1950 में, 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी। भारत में लागू सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जो वे इस भाग, मतलब भाग 3 के उपबंध को असंगत करें। नहीं आया समझ में? फिर से समझाता हूं। इन्होंने कहा आसान भाषा में, जब संविधान लागू हुआ 1950 में और उसके पहले जो भी विधियां लागू थीं वह अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जितना उल्लंघन करती हैं उतनी मात्रा तक शून्य होंगी। एक डायग्राम से समझिए। मान के चलिए यह एक विधि है, यह एक विधि है जो संविधान लागू हुआ उसके पहले लागू थी। अब आप बोलोगे संविधान लागू हो गया फिर और कौन सी विधि लागू थी? संविधान तो नया बनकर तैयार हो गया, अब कौन सी विधि की बात कर रहे हैं आप? कौन सी? देखिए, संविधान तो एक आधारभूत ढांचा होता है, आधारभूत जो होता है जिसके आधार पर कई अन्य कानून बनते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, मैं बात कर रहा हूं आईपीसी की। ये 1860 में बनकर तैयार हुआ था और आज भी चल रहा है। अर्थात भारतीय संविधान तो बन गया लेकिन फैक्ट्री अधिनियम में कई सारे ऐसे अधिनियम हैं जो संविधान लागू होने के बाद भी संविधान के समय वह चलते रहे। अर्थात संविधान एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो अलग बना लिया, लेकिन कई कानून उसके बाद भी पुराने ही चले और आज भी कई चल रहे हैं। सॉरी, तो मान के चलो यह आईपीसी है। आईपीसी में कहा है और आईपीसी में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए उनको क्या क्लैश करते हैं, उनको अतिक्रमण करते हैं। मान के चलो ये पूरा आईपीसी है, इसमें से ऐसी ये 4-5 लाइन, इतनी लाइन ये मौलिक अधिकारों से क्या है? मेल नहीं खाती, उनसे असंगत है। तो इसमें क्या कहा गया? संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जो भाग 3 के उपबंधों का संगत करे। अर्थात आईपीसी के अगर इतने प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या असंगत है तो आईपीसी के इतने प्रावधान अब समाप्त हो जाएंगे, वह शून्य माने जाएंगे। अर्थात यह आर्टिकल नंबर 13 आईपीसी का या किसी भी पुरानी विधि का जो मौलिक अधिकारों को असंगत करती है, जितनी मात्रा असंगत करती, मान के चलो इतनी मात्रा असंगत करती है, उसको शून्य कर देगी। अर्थात उसको इतना ढक लेगी। अब इतने ही प्रावधान लागू हो गए, ये वाले प्रावधान लागू नहीं होंगे। अर्थात यह इसको क्या कर लेगी? आच्छादित कर लेगी। सॉरी, आच्छादित कर लेगी, इसलिए इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरे में क्या कहा गया? राज्य, राज्य का अर्थ क्या होता है मैंने आर्टिकल 12 में अभी समझाया आपको। ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनती हो। अर्थात राज्य के अंतर्गत क्या आता? भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, उसकी विधानसभा और प्राधिकरण। तो राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो। क्लियर कह दिया। और उसके बाद एक और लिख दिया, और अगर उस भाग के उल्लंघन में बनाई गई कोई विधि और अगर कोई राज्य
उस भाग मतलब संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में बनाई गई कोई विधि का क्या करता है, उल्लंघन करती है, तो वह उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जितना वह उल्लंघन करेगी। वही बात कि अगर कोई विधि बनाएगा नहीं, अगर बन गई है धोखे से, मान के चलो यह एक विधि बना दी इतनी और उसमें से इतना क्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रही, तो यह इतना क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, अर्थात इतना इसको क्या कर देगी, आच्छादित कर देगी। पहली चीज तो राज्य अर्थात देश कोई ऐसी विधि बनाएगा नहीं जो क्या करे, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करे, और अगर बन गई है तो वह विधि उस मात्रा तक ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वह उसका उल्लंघन। अच्छा, अब यह तय कौन करेगा कि यह उल्लंघन कर रही कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट। किसके पास जाता है, सरकार कोई केस कानून बनाती है, आपने देखा होगा कि कोई केस बनाए तो अपने आप वो कहाँ चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कई लोग लेकर के, यह इस चीज का उल्लंघन है, फिर सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि यह उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वह जांच करता है। क्लियर। फिर तीसरी बात, भारत के राज्य क्षेत्र में विधि बनाने वाली कोई भी संस्थाएं ऐसी कोई भी विधि, आदेश, अध्यादेश, नियम, अधिसूचना जारी नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो, ये भी उन्होंने कह दिया। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि इस अनुच्छेद में कही गई कोई भी बात संविधान के किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अर्थात इस अनुच्छेद में जो भी पॉइंट किए गए हैं, अगर उनमें से कुछ आर्टिकल 368 के अधीन किसी संविधान में कोई संशोधन किया जाता है और कुछ किया जाता है तो यह पॉइंट उस पर लागू नहीं होंगे। अर्थात संविधान संशोधन पर यह आच्छादन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। क्लियर है, ये बात कहा गया। अर्थात संविधान संशोधन करके अगर कोई विधि इसको आच्छादित करती है, अर्थात उसको कॉन्फ्लिक्ट करती है, तो यह फिर इस आर्टिकल के अधीन नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो यह शक्ति है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, उसके पास जाएगा। क्लियर है, तो संविधान संशोधन किया जा सकता है, यह चीज आपको याद रखना है। यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और दूसरों तक जरूर इसको शेयर करें। धन्यवाद। और अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें।